ये देखिए डायग्राम है आपका और इसमें हमने इस तरह से बनाया है, लिखा है, थोड़ा फ़ोन हिल रहा है, कोई बात नहीं। इतिहास, और इतिहास के नीचे हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है और वो 3 पार्ट हैं प्राग ऐतिहासिक काल पहला, और दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। बच्चों सभी लोग ध्यान से सुनना और पेन कॉपी लेके आप लोग बैठ सकते हो, नोट भी कर सकते हो। तो पहला पार्ट है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो बेटा प्राग ऐतिहासिक काल क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि साक्ष्य के तौर पर इसमें पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं होता है। तो ऐसे काल को बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, जहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हों और साहित्यिक साक्ष्य ना हो, तो वहाँ पे होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि इसको 3 भागों में बांटते हैं। वैसे तो ये प्रस्तर युग बोला जाता है, पाषाण काल युग बोला जाता है। तो इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। यानी टोटल ये क्या है, प्रस्तर युग है, स्टोन एज। तो इसके बारे में कई किताबों में दिया है कि टाइम पीरियड, लेकिन हमने एनसीईआरटी में जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो पुरापाषाण काल का टाइम है वो 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक है। वहीं पे मध्य पाषाण काल जो है वो 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी, और नवपाषाण काल है वो 4,000 बीसी से लेकर 2,500 बीसी। और इसी में बेटा एक काल और हमने उसको नोट नहीं किया है और उतना पूछा भी नहीं जाता है। एक काल और है जिसको हम बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल यानी तांबे की खोज, तांबे का प्रचलन, तांबे उस समय तांबा था तो उसको ताम्रपाषाण काल बोलते हैं। दूसरा आते हम, दूसरा ध्यान से देखिए, दूसरा ये हम थोड़ा सा इसको पास ले जाके आपको दिखा रहे हैं। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। तो आद ऐतिहासिक काल क्या होता है बेटा कि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं और साहित्यिक साक्ष्य के तौर पर हो सकते हैं। यानी कोई स्क्रिप्ट ऐसी लिखी जाती है, कोई भी उस समय लिखावट या कोई उनका कोई शैली या लिपि होगी, तो उसके द्वारा उन लोगों ने लिखा होगा इस काल में, लेकिन उस लिपि या उस साहित्य को हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे काल को बोला जाता है आद ऐतिहासिक काल। यानी कि ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य हो और कोई लिपि हो उसमें या साहित्यिक साक्ष्य हो, पर उसको हम ना पढ़ सके और ना ही समझ सके, तो वो बोला जाता है आद ऐतिहासिक काल। और आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का समय जैसे ही ताम्रपाषाण काल एंड होता है, नवपाषाण काल का समय समाप्त होता है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का समय स्टार्ट होता है 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी। दूसरा इसका काल है आद ऐतिहासिक काल में, दूसरा इसका पार्ट है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा हमने। ऋग वैदिक काल, इसका जो टाइम है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यानी 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। अब इसी में बेटा देख लेते हैं, एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि जो पाषाण काल था उसको हमने प्रस्तर युग बोला, और दूसरा जो सिंधु घाटी या वैदिक काल आया तो इसको हमने बोला कांस्य युग। ठीक है, इसको क्या बोला हमने, कांस्य, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा जो बनता है वो तांबा और टिन के मिलने से बनता है। और इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, तो इसके बाद का जो काल है उसको बोलते हैं लौह युग। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं प्राचीन भारत, यानी हमारा जो उत्तर वैदिक काल जहाँ से समाप्त होता है उसी के बाद स्टार्ट होता है, देख लीजिए प्राचीन काल। तो प्राचीन काल हमारा आता है
600 बीसी से लेकर 712 एडी, यानी 600 बीसी से लेकर 712 ये वही है जब हमारे भारत पे अरबों ने आक्रमण किया था, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो ये तब तक प्राचीन काल का ही समय है। तो इस प्राचीन काल में पहला जो पार्ट आता है महाजनपद काल है। ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको लिखा है और बड़े जुगाड़ के साथ लिखा है, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे। जिसमें मैंने लिखा है ये एक पोस्टर था और पोस्टर के पीछे वाले पार्ट पे मैंने ये लिख दिया, बना दिया, क्योंकि और भी मेरे पास बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आप लोग इसको ध्यान से समझें। तो हाँ, प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि जहाँ से उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल के बाद की जो अवस्था आई वो थी महाजनपद काल। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल विकसित हुए थे या महाजनपद काल उद्यतित हुए थे। इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। इसके बाद महाजनपद काल के बाद उसी महाजनपद काल में एक मगध साम्राज्य भी था। मगध एक महाजनपद था, तो वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और उसमें ही साम्राज्य स्टार्ट हुआ भारत का। तो पहला साम्राज्य था मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य का जो कार्यकाल रहा है, थोड़ा सा हम और पास ले जाके आप लोगों को दिखा देते हैं। 600 बीसी से लेकर 300 बीसी, 600 बीसी से लेकर 300 बीसी। इसके बाद मगध के बाद आया मौर्य साम्राज्य। मौर्य था 323 बीसी से लेकर 184 बीसी। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्योत्तर काल आया 184 बीसी से लेकर 313। इसी के साथ दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में एक संगम काल था और वहाँ पे चेर शासक, पांड्य शासक, चोल शासक हुआ करते थे। इसके बाद जब ये मौर्योत्तर काल का पतन हो गया तो इसके बाद आया बेटा गुप्त साम्राज्य। जैसे हम चंद्रगुप्त पढ़ते हैं, ठीक है, श्रीगुप्त पढ़ते हैं, भानुगुप्त पढ़ते हैं, इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो गुप्त साम्राज्य आया। गुप्त साम्राज्य 319 एडी से लेकर 550 एडी। और लास्ट में है हमारा हर्षवर्धन काल, ठीक है। तो हर्षवर्धन काल 606 एडी से लेकर 647 एडी तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बेटा अब इसके बाद जो होगा वो मध्यकाल का पार्ट होगा, लेकिन पूर्व मध्यकाल का पार्ट। तो अब हम चलते हैं। तो ये हमारा प्राचीन, देखिए ध्यान से, प्राचीन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं मध्यकालीन भारत। तो प्राचीन हमारा अंत कहाँ हुआ था? प्राचीन का 712 एडी। तो हमारा मध्यकालीन भारत कहाँ से स्टार्ट होगा? 712 एडी से, और ये जाएगा 1707 एडी तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु के समय तक जाएगा। ये पूरा मध्यकाल होगा, मध्यकालीन भारत की व्यवस्था होगी इसमें, और इसमें मध्यकाल के शासक होंगे। तो इसको भी हमने दो भागों में विभक्त कर दिया है। पहला है, देखिए ध्यान से, पूर्व मध्यकाल, दूसरा है उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल में हमने पहले देख लेते। पहला पूर्व मध्यकाल है 8वीं सदी से 12वीं सदी। तो बेटा कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, जैसे सदी हमने लिखा है, जैसे 8वीं सदी है तो इसका मतलब है 700 से स्टार्ट हो गए, जो भी सन होंगे स्टार्ट। जैसे कि हमारी 21वीं सदी चल रही है तो 2000 से स्टार्ट करते हैं। अब 12वीं सदी है, यानी कि 1100 लास्ट तक, हम 1100 के अंत तक हम देखेंगे। उसी तरह से इसमें हमने टाइम नहीं लिखा है उत्तर मध्यकाल में, तो ये हमारा रहेगा 12वीं सदी, हाँ 13वीं सदी से स्टार्ट रहेगा, और ये रहेगा हमारा 18वीं सदी तक। 13वीं सदी से स्टार्ट रहेगा और 18वीं सदी तक, ठीक है, 18वीं सदी के शुरुआत तक, जहाँ तक ये औरंगजेब का शासनकाल रहा है। तो अब हम आ जाते हैं पूर्व मध्यकाल में। तो पूर्व मध्यकाल में हम देख लेते हैं, उत्तर भारत में राजपूत शासक वर्ग था, एक पाल शासक थे। वैसे तो पाल शासक पश्चिम बंगाल क्षेत्र में थे, गुर्जर प्रतिहार थे। उसी समय, उसी के पैरेलल दक्कन क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र मतलब देखिए हमने ज्योग्राफी में आप लोगों को बताया है कि दक्कन जो महाराष्ट्र का पार्ट है, दक्कन का पठार हमने बताया है, और कुछ कर्नाटक का भी पार्ट आ जाता है, तेलंगाना वाला भी क्षेत्र आ जाता है। ये पूरा दक्कन का पठार क्षेत्र है। तो दक्कन क्षेत्र में चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे, पल्लव वंश के शासक थे, और राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। हमने यहाँ पे मुख्य चीज़ों को डाला है। इसके साथ और भी छोटे छोटे शासक वर्ग हैं, उनको हम जब
टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसके अंतर्गत वो भी आ जाएंगे। इसके बाद दक्षिण भारत में चेर पांड्य चोल। अब आ जाते हैं हम लोग उत्तर मध्यकाल, यानी मध्यकाल के बाद की अवस्था। पहले तो पूर्व मध्यकाल, तो मध्यकाल जो स्टार्ट हुआ उसके पहले थोड़ा जो समय रहा है। अब आ जाते हैं उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल में जैसे ही हमने यहाँ पे उत्तर भारत में देखा था, उसी तरह उत्तर मध्यकाल में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत आप लोगों को पता है कि गुलाम वंश से स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया और लोधी वंश हो गया। ये पूरा दिल्ली सल्तनत चलता है। अच्छा, इसी के पैरेलल में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में जब उसका क्या नाम, देखिए यहाँ पे हम चौहान वंश के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो चौहान वंश भी रहा है। इसके बाद मुगल वंश। तो ये उत्तर भारत के क्षेत्र में। दक्कन के क्षेत्र में उसी तरह से विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। इसी तरह से हम लोग दक्षिण में चलेंगे तो चेर शासक, देवगिरी के यादव वंश, वारंगल के काकतीय शासक और द्वार समुद्र के होयसल। देखिए दक्षिण भारत के आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बताएंगे। अब चलते हैं ये आधुनिक भारत। तो हमारा जो मध्यकालीन भारत जहाँ से ख़त्म हो रहा था, मध्यकालीन भारत कहाँ से ख़त्म हुआ? 1707, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा हमारा आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत रहेगा हमारा 1707 एडी से 1964 तक। तो 1707 एडी से 1964 यानी भारत की आज़ादी के मतलब जब तक जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी वो 1964 में ही हुई थी। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए, ये लाइन आ रही है नीचे आधुनिक भारत की, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा नीचे दिया है। तो आधुनिक भारत का इस यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट है आधुनिक भारत जब स्टार्ट करेंगे तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनियाँ आएंगी, यूरोपीय उपनिवेश आएंगे, स्थापित होंगे भारत में। तो पहला पुर्तगाल है, आप लोगों को पता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और वो एक पुर्तगाली था। इसके बाद डच मीन्स हॉलैंड वाले 1602 में, अंग्रेज आएंगे 1608 में, फ्रेंच आएंगे 1664। तो ये यहाँ से ये स्टार्ट होगा। इसके बाद है मुगल साम्राज्य का विघटन। तो देखिए मुगल साम्राज्य मुख्य रूप से माना जाता औरंगजेब के शासनकाल के समय तक। अब औरंगजेब के शासनकाल के समय तक इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत ही उसे जो औरंगजेब था, या हम कहें हुमायूं थे या बाबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, वो एक सशक्त शासक हुआ करते थे और एक बड़े साम्राज्य के मालिक हुआ करते थे। इनके मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग ये विघटन की कगार पे पहुंच गया और इनका कोई सशक्त शासक नहीं रहा। धीरे धीरे इनका साम्राज्य का पतन होता गया और मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ इस तरह से। और उनके उत्तराधिकारी राज्य, तो उनके जो उत्तराधिकारी राज्य मतलब उनका एक क्षेत्र हुआ करता था और उस क्षेत्र में एक उनके जो प्रांत टाइप के होते थे और उस प्रांत में एक बड़ा सूबेदार नियुक्त किया जाता था। उस प्रांत को सूबा भी बोलते थे। तो जैसे बंगाल, तो बंगाल एक सूबा था और बंगाल सूबा में कोई सूबेदार नियुक्त किया गया तो वो नवाब बोला जाता था। तो बंगाल के नवाब यानी बंगाल, अवध के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम और कर्नाटक, ये चार जो क्षेत्र थे ये उत्तराधिकारी राज्य थे मुगल साम्राज्य के। चलिए आगे आते हैं। यहाँ थोड़ा सा ग्रीन पेन से लिखा है, थोड़ा सा अंग्रेज़ों की भारत विजय। तो अंग्रेज़ों ने, ध्यान देना, अंग्रेज़ों ने वास्तव में अंग्रेज जो आए थे वो व्यापार करने के पर्पज से आए थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अपना उपनिवेश तो यहाँ पे फैलाया। इसके अलावा उन्होंने देखा कि भारत के पास काफ़ी धन संपदा है। और आपको मैं एक जानकारी बता देता हूँ, भारत की उस समय की जीडीपी जो थी वो वर्ल्ड की सेकंड नंबर जीडीपी थी, यानी कि लगभग 55% जीडीपी भारत और चीन के पास थी पूरे विश्व की। तो उसमें लगभग 24% जीडीपी इंडिया के पास थी। तो इन्होंने राज करने की एक नीयत सही नहीं थी अंग्रेज़ों की, तो उन्होंने धीरे धीरे से युद्ध लड़ने स्टार्ट किए और भारत के क्षेत्रों पे भारत के राजाओं को हराया, कब्जा किया, धन संपदा लूटी और इंग्लैंड भेजी। तो इन्होंने पहला युद्ध लड़ा कर्नाटक का युद्ध, जो 1744 से लेकर 63 के बीच हुआ। इसके बाद बंगाल में 2 युद्ध हुए, एक प्लासी का युद्ध
और दूसरा बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध सभी लोग जानते हैं 1757, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764। बक्सर वैसे तो बिहार में है, लेकिन उस समय ये सब बंगाल का एक क्षेत्र हुआ करता था, बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। इसके बाद मैसूर, तो मैसूर के शासक हुआ करते थे हैदर अली टीपू सुल्तान। तो 1799 जो अंतिम मैसूर युद्ध लड़ा गया था, चौथा मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। फिर मराठा विजय, इन्होंने मराठाओं को हराया, फिर पंजाब का अधिग्रहण किया। इसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे, यहाँ से देखिए डायग्राम, यहाँ से डायग्राम मुड़ रहा है, और अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण। तो अब जब वो जीतेंगे, हमारे क्षेत्रों को जीत लेंगे, तो अंग्रेज क्या करेंगे, भाई आप ही लोग किसी क्षेत्र पे कब्जा कर लोगे तो धीरे धीरे क्या करोगे, शोषण करोगे ना। आपको शोषण नहीं करना है किसी का, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अंग्रेज़ों की जो मेंटेलिटी थी उनके बारे में बता रहा हूँ। अंग्रेज़ों द्वारा भारत का शोषण, तो उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया। तो जब शोषण किया तो लोगों के बीच इसका आक्रोश हुआ, तो आक्रोश हुआ तो फिर एक क्रांति होती है जिसे हम जानते हैं 1857 की क्रांति, ठीक है बच्चों। तो ये चेंजमेंट हुआ। अब आते हैं राष्ट्रवादी जागरण। हाँ, राष्ट्रवादी जागरण, ठीक है। तो राष्ट्रवादी जागरण के अंतर्गत देखते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई हमारे भारत में। तो इसके तहत सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए जैसे हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, और उन्हीं के साथ राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना भी हुई, और उसके चलते हुए आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई। फिर आगे चलते हैं, ये डायग्राम है स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता। तो अब स्टार्ट होता है स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। तो उसमें कांग्रेस के नरम एवं गरम दल क्रांतिकारी आंदोलन की ओर अग्रसर होते हैं। इसके बाद गांधी जी का आगमन होता है 1915 में, और गांधी जी के कंटिन्यू आंदोलन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कई चीज़ें छोड़ी हुई हैं, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन तो 1942 तक चलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसके बीच में जो भी घटनाएं होंगी, चाहे वो जलियांवाला बाग हो, चौरी हत्याकांड हो, काकोरी हत्याकांड हो, या आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो सारी चीज़ें हम उसको कवर करेंगे। यहाँ पे देख लेते स्वतंत्रोत्तर भारत। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद काफ़ी परेशानियां आई। पहला पॉइंट हमने दिया है तात्कालिक समस्याओं का सामना। तो तात्कालिक समस्या, सबसे पहली समस्या ये थी कि भारत का विभाजन था। तो भारत का विभाजन हो चुका था, और एक बहुत ही हम कहेंगे कि बहुत ही विभाजन जो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम मारे गए थे। तो वो एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, और वहीं पे देसी रियासतों का विलय भी करना था, ये भी थी। और उसी समय हमारे संविधान का निर्माण भी चल रहा था। तो ये एक बड़ी चुनौती थी, स्वतंत्रता के बाद भी एक बड़ी चुनौती रही है। तो और भारत की आर्थिक प्रगति, भारत ने आर्थिक, क्योंकि उस समय तो हम लोग जीरो थे जब स्वतंत्र हो गए थे, और जब विभाजन हो गया था तो हम लोगों ने आर्थिक प्रगति कैसे की, और विदेश नीति हमारी, ठीक है, और गुट निरपेक्ष एक संगठन बनाया था, गुट निरपेक्ष संगठन बना था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इतना है आज हमारे फूड फॉर थॉट में। तो अगर ये डायग्राम आपको समझ में आया है तो हिस्ट्री बिल्कुल समझ में आएगी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बड़ी जुगाड़ के साथ बनाया है बच्चों, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हमने इसको कवर किया है। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए पाषाण काल से कैसे हमें यहाँ पे आना है। तो ये सारे चेंजमेंट आप लोग देख रहे हैं। और आज के लिए हम वीडियो इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम आप लोगों को इसे समझ लेना है अच्छे से, और इसकी फ़ोटो भी हम आप लोगों को भेज देंगे। धन्यवाद।